कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी दहशत में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके फिश फार्म में कोई खतरनाक अनचाहा मेहमान घुस आया है। पानी के भीतर एक रहस्यमयी विशाल जीव अपने लंबे लंबे टेंटिकल्स फैलाकर हर तरफ ताजा शिकार की तलाश कर रहा है। यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि नॉर्स मिथोलॉजी का कुख्यात समुद्री दैत्य क्रैकन है। इसी दौरान दो युवा नॉर्वे की समुद्री खाड़ी में जेट स्की दौड़ाते हुए तेज रफ्तार का रोमांच ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके ठीक नीचे समुद्र की गहराइयों से एक विशाल काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। यह जगह पूरे नॉर्वे का सबसे बड़ा सैल्मन फिश फार्म है। इसका मालिक योस्तान एक अमीर निवेशक को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वह उसके बिजनेस में पैसा लगाए। उसका प्लान अगले साल सैल्मन का उत्पादन दोगुना करने का है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में मछलियां पालने से उनमें समुद्री परजीवियों के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जो सैल्मन पालन की सबसे बड़ी समस्या माने जाते हैं। योस्तान पूरे आत्मविश्वास से बताता है कि उनकी टीम ने एक खास सोनिक डिवाइस तैयार की है जो बिना मछलियों को नुकसान पहुंचाए उनके शरीर से परजीवियों को खत्म कर सकती है। लेकिन निवेशक यह नहीं जानता कि इस तकनीक का असली आविष्कारक नॉर्वे के समुद्री अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक योहाना है। उसी समय योहाना को एक चौंकाने वाला वीडियो मिलता है जिसमें फिश फार्म के आसपास हजारों सैल्मन मछलियां घबराकर समुद्र छोड़ किनारे की ओर भागती दिखाई देती हैं। ऐसा असामान्य व्यवहार साफ इशारा करता है कि समुद्री वातावरण में कुछ गंभीर गड़बड़ है। योहाना को तुरंत शक होता है कि इसकी वजह वही सोनिक डिवाइस हो सकती है। असल में इस मशीन के शुरुआती परीक्षण के समय ही योहाना ने चेतावनी दी थी कि इसकी ध्वनि तरंगें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब वह वीडियो वाली जगह पहुंचती है तब तक सारी मछलियां हटा दी गई होती हैं, लेकिन किनारे पर पड़े फटे हुए मछली पकड़ने के जाल उसका ध्यान खींच लेते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन जालों के भारी फ्लोट भी पूरी तरह कुचल चुके थे। ऐसा तभी हो सकता था जब कई टन वजन वाला कोई विशाल जीव उन्हें समुद्र की गहराइयों में खींच ले गया हो। इसके बाद योहाना फिश फार्म पहुंचकर एक सैल्मन मछली निकालती है। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल स्वस्थ लगती है। वह तुरंत उसका पोस्टमार्टम करती है और उसके दिल की जांच शुरू कर देती है। साथ ही सोनिक डिवाइस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। तभी उसे पता चलता है कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर यह ध्वनि सीधे मछली के दिल के साथ रेजोनेंस बनाने लगती है। उधर कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर अचानक दिखाई देता है कि फिश फार्म के अंदर लगी एक सोनिक मशीन अचानक नीचे धंस गई है। एरिक तुरंत उसे बाहर निकलवाता है। जैसे ही वह मशीन का ढक्कन खोलता है उसे पता चलता है कि उसके अंदर का मुख्य मॉड्यूल किसी बहुत शक्तिशाली चीज की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोनों अभी यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तभी मशीन के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगती है। योहाना जांच करती है तो उसके भीतर एक रहस्यमयी जीव मिलता है। वह एक ऐसा परजीवी है जिसे इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर से चमकने वाला पदार्थ निकलता है जिससे साफ पता चलता है कि वह समुद्र की बेहद गहराइयों से आया है। लेकिन अगर इतना विशाल परजीवी किसी जीव के शरीर पर रहता है तो उसका असली मेजबान आखिर कितना विशाल होगा। दूसरी तरफ पहले लापता हुई जेट स्की समुद्री लहरों के साथ किनारे पर आ लगती है। पुलिस को अभी भी किसी बड़े खतरे का अंदाजा नहीं होता, इसीलिए लोग हमेशा की तरह शांत समुद्र में कायाकिंग और दूसरी वाटर एक्टिविटीज का आनंद लेने पहुंच जाते हैं। एक युवती अपनी ट्रेनिंग के दौरान गहरी सांस लेकर पानी के नीचे जाती है ताकि पलटी हुई नाव से बाहर निकलने की प्रैक्टिस कर सके। उसके साथी ऊपर से लगातार उसे देख रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल एक भयानक हादसा हो जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब वहां सिर्फ उस लड़की की आधी लाश बची होती है। चूंकि यह जगह नॉर्वे का सबसे बड़ा फिश फार्म होने के साथ साथ एक मशहूर पर्यटन स्थल भी है, इसलिए दहशत फैलने से रोकने के लिए पुलिस इस घटना को महज एक दुर्घटना घोषित कर देती है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं अब पूरे कस्बे में लगातार होने लगती हैं। उधर योहाना को एक और हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। फिश फार्म से कई किलोमीटर दूर समुद्र के पानी में भी वही समुद्री शेरों को भगाने वाली सोनिक तरंगें रिकॉर्ड हो रही थीं। इन ध्वनि तरंगों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे हजारों मीटर गहरे समुद्र तक आसानी से पहुंच रही थीं। एरिक यह सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने खुद फिश फार्म के चारों ओर साउंड ब्लॉकर लगाए थे। उसकी समझ से तो ये तरंगें बाहर जानी ही नहीं चाहिए थी। वह तुरंत योस्तान को फोन करता है। तभी उसे पता चलता है कि ज्यादा मुनाफे के लालच में योस्तान ने समुद्री शेरों को पूरी तरह इस इलाके से भगाने के लिए उपकरण संभालने वाले ओल्गे को साउंड ब्लॉकर बंद करने का आदेश दे दिया था। योस्तान कहता है कि उसने निवेशक को मना लिया है और जैसे ही निवेश मिल जाएगा वह ब्लॉकर दोबारा चालू कर देगा। इतना कहकर वह जल्दबाजी में फोन काट देता है। इसी बीच योस्तान की बेटी मारिया चुपके से फिश फार्म के पास पहुंचती है। उसे पहले ही योहाना से पता चल चुका था कि समुद्र में हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं की असली वजह उसके पिता के फिश फार्म में लगा यही सोनिक उपकरण है। मारिया अपने पिता की इस हरकत से बेहद नाराज थी।
उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सिर्फ मुनाफे के लिए समुद्री पर्यावरण को खतरे में डाला जाए। इसलिए वह अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस मशीन को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला करती है। उनमें से एक लड़का डाइविंग सूट पहनकर पानी के भीतर उतर जाता है और थोड़ी ही देर में मशीन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि उस काले गहरे पानी में वह अकेला नहीं है। मारिया की जोरदार चीख आखिरकार एरिक का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन तभी अचानक सबके पैरों के नीचे जमीन जोर से हिलने लगती है। अगले ही पल कंट्रोल रूम में तेज अलार्म बज उठता है। फिश फार्म को थामे रखने वाले विशाल लंगर किसी अज्ञात ताकत से पूरी तरह तन चुके थे, मानो समुद्र की गहराइयों से कोई दैत्य उन्हें अपनी ओर घसीट रहा हो। अचानक फिश फार्म को थामे हुए विशाल एंकर एक एक करके टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तभी पूरे समुद्र पर घना कोहरा छा जाता है। यह अजीब और डरावना नजारा देखकर मारिया वहीं की वहीं स्तब्ध रह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके साथ एक बेहद खतरनाक हादसा होते होते बचता है। घबराई हुई मारिया किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और अभी अभी जो कुछ उसने देखा था वह सब लोगों को बताती है। तभी अचानक चारों तरफ धातु से टकराने जैसी तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। साफ था कि ये आवाजें उस विशाल दैत्य के शरीर से चिपके परजीवियों की थीं। तभी उनके सिर के ऊपर बने वेंटिलेशन डक्ट के अंदर भी लगातार हलचल होने लगती है। अब सभी समझ चुके थे कि वे खुद उस राक्षस के शिकार बन चुके हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में मौजूद ओल्गे भय से कांप उठता है, क्योंकि वह देखता है कि उस दैत्य के विशाल टेंटिकल पूरे फिश फार्म को चारों तरफ से जकड़ चुके हैं। अब फिश फार्म के हर रास्ते और हर गलियारे में सिर्फ उन्हीं टेंटिकल्स का कब्जा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए योस्तान पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाता है और पूरी ताकत से एक टेंटिकल में घोंप देता है। उधर ओल्गे जान बचाने के लिए एक बड़े फ्रीजर के अंदर छिप जाता है। तभी एक रहस्यमयी परजीवी धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगता हुआ आता है, लेकिन शायद बेहद कम तापमान की वजह से उसकी गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी थीं। हिम्मत जुटाकर ओल्गे उसे पलट देता है और जिज्ञासा में उस अनोखे जीव को ध्यान से देखने लगता है। इधर योहाना जहाज के अंदर अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन वह दैत्य एक विशाल मुलायम शरीर वाला जीव था जिसके टेंटिकल लगभग हर जगह पहुंच सकते थे। बचने का कोई रास्ता न देखकर योहाना वेंटिलेशन डक्ट के अंदर घुस जाती है, मगर दैत्य के टेंटिकल मानो अनंत तक फैल सकते थे। वे उसे डक्ट के भीतर से पकड़कर जोर से बाहर खींच लेते हैं और वह जमीन पर बुरी तरह जा गिरती है। जैसे ही एक टेंटिकल उसकी तरफ बढ़ता है, वह धीरे धीरे सरक कर एक कोने में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। योहाना बिल्कुल भी हरकत नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाले अधिकांश जीवों की नजर बहुत कमजोर होती है। वे अपने शिकार को उसकी हलचल और कंपन से पहचानते हैं। उसी समय एरिक पास पड़ी एक फायर एक्स उठा लेता है और इशारे से योहाना को बिल्कुल शांत रहने के लिए कहता है। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक शक्तिशाली प्रोपेलर पर जाती है। इसी बीच मारिया भी होश में आ जाती है। शुक्र था कि उसकी जान बच गई थी, लेकिन भावुक होने का यह समय नहीं था। दैत्य के टेंटिकल लगातार दोनों पर हमला कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि अगर बचना है तो किसी भी तरह फिश फार्म के मुख्य प्लेटफॉर्म तक पहुंचना होगा। दोनों बिना समय गंवाए समुद्र में छलांग लगा देते हैं, लेकिन पानी में गिरने की तेज आवाज तुरंत उस दैत्य का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए योस्तान उसे जोर से दूर धकेल देता है ताकि वह भाग सके, लेकिन अगले ही पल वह खुद दैत्य के विशाल टेंटेकल्स की गिरफ्त में आ जाता है और उनकी भेंट चढ़ जाता है। बचे हुए सभी लोग कंट्रोल रूम में इकट्ठा हो जाते हैं, मगर वे जानते थे कि यह कमरा उन्हें ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रख सकता। दैत्य लगातार पूरे फिश फार्म को समुद्र की गहराइयों की ओर घसीट रहा था और किसी भी पल पूरा प्लेटफॉर्म पानी के नीचे समा सकता था। तभी एरिक आसमान की तरफ एक सिग्नल फ्लेयर दागता है। उसकी लाल रोशनी में पहली बार सभी लोग उस दैत्य का असली रूप साफ साफ देख पाते हैं। वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि नॉर्स मिथोलॉजी का वही पौराणिक समुद्री राक्षस क्रैकन था। इस विकट परिस्थिति में अचानक योहाना के दिमाग में एक योजना आती है। वो एरिक से कहती है कि फिश फार्म में बचे हुए सभी सोनिक डिवाइस ले आओ और उन्हें एक साथ बांध दो। अगर यही ध्वनि तरंगें उस दैत्य को समुद्र की गहराइयों से यहाँ तक खींच लाई हैं, तो शायद इन्हीं की मदद से उसे शहर से दूर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन तभी एक परजीवी अचानक मारिया पर हमला कर देता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। उन्होंने एरिक द्वारा छोड़ा गया सिग्नल फ्लेयर देख लिया था। योहाना उन सभी सोनिक डिवाइसों को एक साथ बांधकर स्पीडबोट में रखती है और पूरी रफ्तार से शहर से दूर समुद्र की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद वह नाव रोक देती है, फिर सभी डिवाइस चालू करके उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ऊंचे स्तर पर सेट कर देती है। अगले ही पल चारों तरफ कान फाड़ देने वाली तीखी ध्वनि गूंजने लगती है। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही होता है।
कुछ ही क्षणों बाद उसके पीछे फिर से घना कोहरा फैलने लगता है। इसका मतलब था कि वह दैत्य उन ध्वनि तरंगों का पीछा करते हुए उसकी तरफ आ रहा था। यूहाना अब इंजन भी चालू करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि जरा सी कंपन भी दैत्य को उसकी सही स्थिति बता सकती थी। वह घबराई हुई नजरों से चारों तरफ उसे तलाशती रहती है। लेकिन अगले ही पल अचानक एक विशाल टेंटिकल पानी से बाहर निकलता है और पूरी स्पीड बोट को उठाकर सीधे उस दैत्य के सामने ले जाता है। अपने सामने उस समुद्री राक्षस की विशाल आंख देखकर यूहाना की सारी हिम्मत जवाब दे देती है। अब उसे लगता है कि उसकी मौत तय है। लेकिन ठीक उसी निर्णायक पल वह तेज हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि उस दैत्य के विशाल हृदय के साथ रेजोनेंस बना देती है। उसका दिल इस कंपन को सह नहीं पाता और सदियों से समुद्र की गहराइयों पर राज करने वाला वह महादैत्य आखिरकार इंसानों के हाथों मारा जाता है। हालांकि इस लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत यूहाना को चुकानी पड़ती है। पानी के भीतर उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती है और वह दोबारा समुद्र की सतह तक कभी लौट नहीं पाती। फिल्म के अंतिम दृश्य में कैमरा समुद्र की लगभग 3000 मीटर गहराई में पहुंचता है, जहां एक विशाल रहस्यमयी अंडा धीरे धीरे धड़क रहा होता है। यह संकेत था कि असली खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में वह फिर से लौट सकता है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी तरह के मजेदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ।